हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सर लेकर न्यू घटना है जिसका नाम है क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस एग्जाम 2025-26 का सेट नंबर 3 पार्ट 1। जैसे कि आप स्टूडेंट को पता है कि इससे पहले मैंने आप सब स्टूडेंट के लिए सेट 2 मतलब कि दो क्वेश्चन पेपर का आप मैंने सोल्यूशन करा दिया है जो आपके प्रीवियस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको मैं बता दूं टोटल में आपको 3 से 4 हमारा 3 तो हो ही रहेगा, एक और इसके बाद में एक और क्वेश्चन पेपर मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन पेपर हमारे हो जाएंगे। जैसे कि आपके 100% ये 4 क्वेश्चन पेपर में से ही आपके 100% आपके क्वेश्चंस आएंगे। एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 1 मार्क्स से आपके 5 मार्क्स तक सभी के सभी क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो जो मैंने कराए हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन तीन 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं जो आपको कराऊंगा सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे और इसी से आएगा पेपर, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सभी के सभी वीडियो पे सारे सारे क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लेना। प्री बोर्ड के एग्जाम की कुछ भी तैयारी, पढ़े लिखो कुछ भी नहीं हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं चार चार क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देख लो और अपनी 180 में से 80 मार्क्स को पूरा पक्का कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने आज इस वाली क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले के दो क्वेश्चन पेपर हैं उसके वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फटाफट से आपका 11 तारीख को ही आपका साइंस का एग्जाम है, तो उसके लिए तैयारी कम समय बचा है, तैयारी बहुत ज्यादा करना है, तो फटाफट से सारी वीडियो को देख लेना और कर लेना बस। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ये दो काम इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। और शेयर भी कर देना, कमेंट भी करना मत भूलना। क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पे दिखाने जा रहा हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने में है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सीबीएसई वालों ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो इससे आपको प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्री बोर्ड एक तरह से बोल सकते हो, प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पता है कि पूरा और लगभग लगभग जो आपका है ना पूरा सिलेबस आ रहा है, पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, सीबीएसई वाले ने खुद की वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, 2025-26 का है। प्लस में इस वाले ये वाला क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपका एक तो प्री बोर्ड एग्जाम में फायदा देगा, प्लस में आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दोनों में ही फायदा देगा। दोनों की एक तरह से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लाना है 80 में से 80 मार्क्स चाहिए। क्लास पे पूरा फोकस हो गया ना, 80 में से 80 मार्क्स मैंने जो बोला है वो पूरा पक्का हो जाएगा। बस चार क्वेश्चन पेपर को, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। सभी क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। मैं लिख करके देता हूँ, सारे सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 क्वेश्चन पेपर में से आएंगे। ठीक है, और नहीं आएंगे आपके बाद में मुझे आके बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, फिर इसके बाद में एक एग्जाम हो जाने के बाद में ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी ये क्वेश्चन आया है यहाँ, ये सब क्वेश्चन यहाँ यहाँ से आया है। ठीक है, चलो कर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको सामान्य 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर आता है, 3 घंटे दिए जाते हैं। सामान्य निर्देश आपका ये होता है, 3 खंड आएंगे, 40 क्वेश्चन हैं बस। चलो करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता होगा इस साल का जो थोड़ा सा ना एग्जाम पैटर्न है ना आपका, जैसे कि एग्जाम पैटर्न है कि पहले आपको पहले जो क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, सबसे पहले शुरुआत में सारे एमसी क्वेश्चन दे दिए, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले। इस साल का जो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसमें ना पहले जैसे कि एक तरह से बोल सकते हो ना, इसमें ना सारे सारे एमसी क्वेश्चंस को एक साथ में नहीं रखा गया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को एक साथ में नहीं रखा गया, अलग अलग कर दिया गया है। टोटल आपको मैं बताऊं 4 पार्ट के अंदर में इसके थोड़ा आपको समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन पर डायरेक्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पुराना पैटर्न जो था उसके हिसाब से आपको मैं सोल्यूशन कराऊंगा इस वाले क्वेश्चन पेपर का। सबसे पहले हम सारे सारे एमसी क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, फिर 4, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को, सारे सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो लेट्स डू इट, करते हैं क्लास को शुरू। खंड हमारा स्टार्ट होने जा रहा है का। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, मानव श्वसन तंत्र में जब कोई व्यक्ति सांस लेता है, क्या लेते हैं हम? सांस लेते हैं। सांस लेके आप भी सांस लो, मैं भी सांस लेता हूं। ठीक है, सांस ले लिए तो पसलियों और डायफ्राम की स्थिति होगी। पसली और डायफ्राम की स्थिति क्या होगी? देखो पहले तो पसली की बात की जाए तो पसली, आप जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो पसलियां होती है वह क्या हो जाता है? फूल जाता है। हमारे जो चेस्ट होता है वह क्या होता है? फूलने लग जाता है। ठीक है, तो पहले देख लो हमारे चेस्ट उठने आप बोल सकते हो, उठना फैलना भी बोल सकते हो, उठना भी बोल सकते हो। तो एक चीज तो पहले हमारे को क्लियर हो गया कि हमारा आंसर ए या बी दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब डायफ्राम की स्थिति हमारे को बताना, डायफ्राम की स्थिति कैसा होता है। तो आपको मैं फिगर से समझाता हूँ, फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो हम बात करते हैं ये, इसमें नहीं समझ में आएगा, इसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सांस लेना, इनहेलेस, ठीक है, इनहेलेशन जो आपका है, सांस लेना इसको बोलते हैं।
और सांस छोड़ना इसको बोलते हैं। जब आप सांस लेते हो ना, तो ये डायफ्राम क्या होता है ना, चपटा हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है बिल्कुल। ये जो डायफ्राम है ना, ऊपर ये चपटा इधर की साइड नीचे जा रहा है ना। ठीक है, डायफ्राम क्या है ना, ये जो चीज है ना, ये पूरा नीचे ऐसे ही यूं चपटा हो जाता है इधर साइड में। ये पूरा नीचे की साइड में आने लग जाता है। ठीक है, अब जब सांस छोड़ते हैं ना, तो ये जो चीज यहाँ पे चपटा हुआ रहता है ना, तो वो ऊपर की तरफ में जाने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है बस। तो हमारे को बेसिकली क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर आपका है ये रहा, 20 का राइट आंसर है, उठी हुई पसली, उठी हुई पसलियां और चपटा हुआ डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, पसलियां उठ जाती है, और हमारा डायफ्राम क्या होता है, चपट जाता है। ठीक है, बस। चलो अगला। और बस, और इससे अपना जो उल्टा होगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसके में क्या होगा, पसलियां क्या हो जाएगी, शीतल हो जाएंगी, और हमारा वक्राकार हमारा डायफ्राम हो जाएगा बस। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा जब हमारे सांस छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति में विषाणु की नालिका है। ठीक है, नालिका, ठीक है, ट्यूब्यूल्स भाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मूत्र निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, विक्राणु, विक्राणु की नालिका है। ठीक है, इसको नेफ्रॉन भी बोला जाता है। ये हमारी किडनी का भाग है, जो हमारे किडनी क्या करता है, हमारे खून को साफ करता है, सबको पता है। और जो किडनी के अंदर में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग मत बोलो, पार्ट होता है, किडनी के अंदर में एक पार्ट होता है, भाग होता है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका जिसको हम क्या कहते हैं, विक्राणु कहते हैं, नेफ्रॉन इंग्लिश में। इंग्लिश में है लगभग, तो इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये क्या करता है, फिल्टर करता है खून का, क्या करता है, फिल्टर करता है, साफ करता है। तो ये तो इससे ये बोला जाए कि सीधे सीधे बोला जाए कि विकिरणु क्या हो गया, आपको खराब हो गया, तो इससे क्या होगा, खून साफ नहीं होगा। तो खून साफ नहीं होगा, तो हमारे को बताना है, मूत्र नहीं बनेगा। मूत्र तो बनेगा भाई, मूत्र की गुणवत्ता मात्रा आप प्रभावित होगी। देखते हैं, मूत्र अधिक सांद्र, ठीक है, सांद्र होगा, मतलब गाढ़ा होगा, मूत्र अधिक पतला होगा। ई इसका राइट आंसर है, आपका मूत्र क्या होगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा में जो नलिकाएं क्या आएंगे, काम नहीं करेंगी। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में मैंने लिख रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। देखो, तो ये रहा पहला, विक्राणु के बारे में समझ लो। विक्राणु की नालिका का कार्य क्या होता है, विक्राणु की नालिका का मुख्य कार्य है रक्त निस्पंदन। ठीक है, रक्त निस्पंदन, साफ, मतलब कि रक्त का साफ करना। ठीक है, साफ से जल आयनों, ठीक है, साफ करके जल आयनों और आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः अवशोषित करना। मतलब कि जो जल होता है, जल के अंदर में से जितने भी हमारे आसपास आवश्यक, जो भी हमारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित करना, ले उनसे वापसी ले लेना, और कुछ अपशिष्टों को मूत्र में स्वावित करना। मतलब कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उसको पानी के द्वारा, मूत्र के द्वारा उसको बाहर जाने देना। ठीक है, तो ये काम करता है। नेक्स्ट आपका है पुनः अवशोषण ना होना। जब नालिका काम नहीं करती, तो यह पुनः अवशोषण की प्रक्रिया रुक जाती है, मतलब कि जितने भी पोषक तत्व भी रहते हैं हमारे खूब पानी के अंदर में, वह सारे सारे चले जाते हैं हमारे शरीर से। परिणाम देखो, परिणाम इसका क्या है, इसका कारण बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पतला मूत्र बनता है। अब इसका परिणाम क्या होगा, जब हमारा काम नहीं करेगा हमारा, ठीक है, तो मूत्र पतला होगा, और जिससे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अन्य उपयोगी पदार्थ भी मौजूद होते हैं इसके अंदर, जल के अंदर में, पानी के अंदर में, जो समानता परिस्थिति में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। जो सामान्य स्थिति में, आप बोले सामान्य स्थिति में, नॉर्मल स्थिति रहेगा तो अवशोषित हो जाते हैं, वरना तो नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हैगा, मूत्र पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 3। राजेश ने देखा कि उसके कमरे में खिड़की पर रखा एक गमले का पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर झुक रहा है, तो इसका कारण क्या होगा। इसका अगर देखो, आपके पौधे के अंदर में टोटल मेन बता दूं, टोटल आपके जो पौधे के 3 हार्मोन्स होते हैं। पहला हार्मोन तो होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है साइटोकाइनिन, तीसरा होता है आपका एबिसिक एसिड। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन के अंदर में क्या होता है, ए इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन हार्मोन के कारण क्या करता है ना, जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसी की ओर जो पौधा होता है ना, उसी की ओर झुक जाता है। तो किसके, कौन से हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के कारण, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन के विसरण, मतलब विसरण मतलब बढ़ने के कारण प्रकाश वाली दिशा में अधिक वृद्धि होना। तो ये काम करता है, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है उसको बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, कोशिकाओं को तोड़ता है, मतलब कि इसकी एक तरह से बोला जाए, कोशिका वृद्धि में भी ये भी सहायता करता है, कोशिका वृद्धि करता है। ठीक है, आप समझ लो बस, वृद्धि, वृद्धि में भी इसका हाथ होता है। नेक्स्ट आपको होता है एबिसिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि को, ठीक है, पौधों की वृद्धि का सदमन, सदमन मतलब कि सदमन का आप बोल सकते हो रोकना, पौधों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, फोर्थ है, मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क शरीर की स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसमें से कौन सी क्रिया अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है? अब देखो अनुमस्तिष्क क्या करता है, हमारा स्वैच्छिक, जो हम खुद से चाहते हैं, जो जो हम करना चाहते हैं उन क्रियाओं को क्या कहता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? हृदय का धड़कन, हृदय का धड़कन हमारे, हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं मगर हमेशा के लिए तो नहीं रोक सकते, तो ये हमारा क्या आएगा, हमारा क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। आंखों को झपकना ये अपने आप से होता रहता है, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अभी हमारे को झपकना, अभी नहीं झपकना है, ये भी स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। मुंह में पानी आना ये भी स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। ऊंचाई से कूदना ये आपका स्वैच्छिक क्रिया है, आप चाहोगे तो कूदना चाहोगे तो कूदोगे, नहीं तो नहीं कूदना चाहोगे, ठीक है। ये थोड़ी ना कि हम ऊंचाई से हमें कूदना ही है, समझे बात को। तो डी इस पे, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पुष्पीय पौधों में देखी जाने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम है, मतलब कि पुष्पीय पौधों के अंदर में जो प्रजनन की जो सही अवस्थाएं होते हैं, सही क्रम होता है, वह क्या है हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका है ए, ठीक है। सबसे पहले दो युग्मक, युग्मक मतलब कि एक तो पहले पुरुष केसर स्त्री केसर दोनों मिलते आएंगे, ठीक है, और दोनों मिलते हैं, फिर इसके बाद में क्या करता है, फिर दोनों का जो अपना जैसे कि वर्तिकांग हो गया और आपका पराग, परागन, पराग या परागन आएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, पराग या परागन आपका होगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों मिलते हैं, फिर इसका युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज फिर बड़े करके फिर भ्रूण का निर्माण होता है युग्मनज के बाद में, फिर जाके अंकुरन, ठीक है, अंकुर अंकुर फिर इसका बढ़ने लग जाता है, तो ए इसका प्रोसेस इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, सिक्स, संतुलित परितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संतुलित परितंत्र, परितंत्र के बारे में पता है ना आपको, इकोसिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और संतुलित मतलब कि इक्वल, सभी जगह क्या आएगा, सभी चीज समान है, ठीक है, सभी चीज बराबर है। तो परितंत्र का मतलब होता है कि परितंत्र का मतलब है कि जिसमें सभी के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। परितंत्र का मतलब क्या है, हमारे वातावरण के अंदर जितने भी लोग सब हैं, जितनी भी चीजें हैं, सभी के सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं, ठीक है। तो परितंत्र ये है एक तरह से, और एक तरह का मतलब ये भी होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं परितंत्र के बारे में कौन सा हमारा सही है सही नहीं है। देखो पहला पार्ट पढ़ते हैं, यह परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं से बना होता है, ठीक है। परितंत्र क्या था, परस्पर जुड़ी हुई, इसके अंदर बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है, ये तो पहला कथन आपका सही है, हमारे को गलत कथन बताना है। नेक्स्ट आपका, इसमें जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता शामिल है, बिल्कुल सही बात है, इसमें जीवित जीवों और पर्यावरण पे दोनों एक दूसरे पे क्या आएंगे, परस्पर निर्भरता है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका है, जंतु पौधों पर निर्भर है लेकिन पौधे जंतुओं पर निर्भर नहीं है, तो ये आपका गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जंतुओं द्वारा जो पौधों की जो विधि होता है, पौधों के अंदर जो पुष्पीय पौधा आपके होते हैं, फूल वाले होते हैं, जंतु क्या करते हैं, उनका जो अपना जो स्त्री पुरुष केसर होता है उनसे जो पराग पराग या परागन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लाने का काम कौन करते हैं, ये वह छोटे मोटे कीट हो गए, पशु हो गए, ये सब तो लाते हैं ना, जिसके कारण उनका जो आगे का प्रोसेस होता है, आपका प्रजनन का जो प्रोसेस होता है आपका पौधे का, वह आगे बढ़ता है, तो इसलिए इसका ये वाला आपका गलत है। नेक्स्ट आपका पढ़ लो, इसमें जीवों की विभिन्न आबादी से बने समुदाय सम्मिलित होते हैं, तो ये भी आपका सही है, इसमें विभिन्न आबादी होते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु सब रहते हैं, उनके अलग अलग प्रकार रहते हैं, इससे उनके सामुदायिक सम्मिलित आजादी से समुदाय सम्मिलित है उसके अंदर में, तो ये भी सही है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेवन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से संबंधित है? जैव निम्नीकरण सभी को पता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिन्हें मतलब कि वह पदार्थ जो फिर से अपना अपघटित हो सके, ठीक है, वह पदार्थ फिर से जो टूट सके, मिट्टी में मिल सके, ठीक है, उनको कहते हैं हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण के अंदर में प्रदूषण हो गया, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर आएगा, जैविक प्रक्रिया द्वारा टूटा हुआ, जैविक प्रक्रिया द्वारा मतलब कि सड़े गले जितने भी पदार्थ होते हैं वह अपने जो जीवाणु द्वारा, ठीक है, जीवाणु द्वारा सड़ जाते हैं, समय लगता है उनको, फिर सड़ जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उनका खाद बन जाता है, तो जैविक पदार्थ प्रक्रिया द्वारा टूटे होना, ए इसका राइट आंसर है। बाकी देखो निष्क्रिय रहना, निष्क्रिय नहीं रहते ये कभी भी, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सब निष्क्रिय रहते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहना, नहीं बने रहते, परितंत्र में नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचाते, ये खाद बन जाते हैं, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, 8 और 9 है, हमारे अभिकथन कारण वाला है, तो इसमें मुझे कुछ हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मानव मादा में लिंग गुणसूत्र की एक आदर्श जोड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। मानव मादा महिलाओं के अंदर में एक्स एक्स जो गुणसूत्र होता है, ठीक है। कारण देखो अब अगला, युग्मज में मानव नर द्वारा द्वारा योगदान दिया गया लिंग गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा जो नर रहेगा उनको एक्स देगा, ठीक है। और अपना जैसे कि लड़की का होता है एक्स एक्स होता है, और लड़के के पास में एक्स वाई होता है। जब यहाँ पे मान के चलो अब मादा तो एक ही चीज दे सकते हैं, एक्स एक्स ही होता है, एक्स ही दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। और इसमें आप पे जो होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे जो पुरुषों द्वारा एक्स दे दिया गया, तो यहाँ पे महिला बन जाएगा, मादा बच्चा होगा। और अगर वाई दे दिया गया, एक्स वाई बन गया, तो वो अपना पुरुष होगा, लड़का बच्चा होगा, ठीक है। तो ये योगदान होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कारण भी सही है, विकथन भी आपका सही है, ए इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ। अभिकथन आपका आएगा ए, जो ऊर्जा शाकाहारी को मिलती है, जो ऊर्जा शाकाहारियों को मिलती है वह स्वपोषियों को वापस नहीं मिलती। ठीक है, देखो शाकाहारी को जो मिलती है स्वपोषी को वापस नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपको समझाऊंगा, पहले कारण पढ़ लो। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खास श्रृंखला के अंदर ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है। जैसे कि मान चलिए ये मेरा घास है, घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा, मेरा शेर खाएगा। तो ये बताओ, जो घास का सारा ऊर्जा था किसके पास चला गया, हिरन के पास में चला गया, ठीक है, ऊर्जा। और हिरन का ऊर्जा किसके पास चला गया, शेर का ऊर्जा चला गया। तो मैं ये बोलता हूं, शेर से क्या ऊर्जा, जब एक बार हिरन को शेर ने खा लिया, ठीक है, शेर ने खा लिया, तो क्या ये फिर से इसको ऊर्जा हिरन को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मर गया। अगर छोड़ो, इस शेर को भी अभी हटा दो, हम बात करते हैं घास को हिरन ने खा लिया, तो हिरन का जो मिला ऊर्जा फिर से वापसी हमारे घास के पास में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो अपना ये अभिकथन यही बोलना चाहता है। तो अभिकथन कारण आपका दोनों सही है, सही वाक्य भी कर रहा है, ये इसका राइट आंसर है। अब देखो हमारे यहाँ पर 9 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, एमसीक्यू क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो आपको मैं जो बताना चाहता था आगे पीछे एक दिया गया हैगा, तो सबसे पहले मैं आपको एमसी क्वेश्चन, फिर 2 नंबर, फिर 3 4, फिर 5 नंबर वाले मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो करते हैं 1 नंबर वाले फिर। तो नेक्स्ट खंड के अंदर आपका स्टार्ट होता है 17 से, आपका फिर से स्टार्ट है एमसी क्वेश्चन। करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका इसका है, इसका से आप बोल सकते हो 10वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या होगा जब सिल्वर कोलाइड को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा। सूर्य के प्रकाश में जब हम सिल्वर कोलाइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, एजी क्लोराइड Cl, या हम सिल्वर ब्रोमाइड हो गया BrO को हम रखते हैं, तो वह क्या होता है, वह टूट जाते हैं। क्या होते हैं, टूट जाते हैं। सिल्वर अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, और क्लोरीन आपका क्लोराइड आपका अलग हो जाता है। तो उसका पहले बताना तो क्या होगा, तो ए इसका राइट आंसर पहले तो ए बी है। देखो ए बी इसका राइट आंसर है, बी भी इसका राइट आंसर है। सफेद सिल्वर क्लोराइड के ग्रे रंग के यौगिक में बदल जाता है, और अपघटन, अपघटन का मतलब क्या है, टूटना, ये भी टूट भी जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है, ए बी दोनों घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, इसमें से उष्मा निकले, जिसमें से उष्मा ऊर्जा, हाँ ठीक है, उष्मा निकले, ठीक है, उष्मा निकले। तो कौन से अभिक्रिया के अंदर में से उष्मा निकलेगा। ए इसका राइट आंसर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में विलयन। जब इसमें जल में विलयन करोगे तो आपका उष्मा निकलेगा। बाकी सब मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर क्लोराइड का उद्पतन, उद्पतन मतलब कि टूटना, इसके अंदर टूटने के लिए आपको प्रकाश की ऊर्जा चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा ले ही रहा है, तो ऊर्जा तो छोड़ेगा ही नहीं है। जल का बाष्पीकरण करना, जल का बाष्पीकरण करने के सबसे पहले आपका बाष्पीकरण करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आप उसको उष्मा दोगे ना, ठीक है। तो ये भी आपका उष्मा शोषी हुआ, ये ठीक है, ये क्या है, उष्मा शोषी है। देखो नमक में पानी का घुलना, ये एक उदासीन अभिक्रिया है, ठीक है, उदासीन अभिक्रिया है। प्लस में ये आपका उष्मा उष्मा शोषी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, कमेंट्स कर देना। आपको लग रहा हो शायद मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय कम है, और आपको भी ज्यादा सिलेबस कवर करना है। मुझे भी अभी एक साइड पेपर आपका और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, सॉरी। बाकी आपको मैं समझ में आया होगा, कहीं पे ना समझ में आए तो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब जिंक कणों को सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो जिंक जिंक हो गया, जेड एन हो गया, इसके साथ H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, इसके साथ अभिक्रिया करा होगा तो जिंक आपका H2SO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा, और आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। बाकी इसका ये देख लो,
ये रहा सूत्र इसका, ये है। बाकी तो ये मैंने लिख ही दिया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 20। मधुमक्खी के डंक से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? मधुमक्खी का डंक क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है? मधुमक्खी के अंदर अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारे को इसको कम करने के लिए, राहत करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमारे को क्षारक चाहिए होगा एक। ठीक है, खुद दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएंगे। मतलब कि जो भी प्रभाव रहेगा, जो भी जलन राहत हो रहा, राहत जलन हो रहा होगा, वह आपका उससे राहत मिल जाएगा, आपको राहत। तो कौन सा है? आपका 20 का राइट आंसर है। बेकिंग सोडा क्या है? एक क्षारक हैगा। दोनों में आप विक्रिया होगा तो आपका क्या होगा? राहत मिल जाएगा। बाकी सिलिका इसको अम्ल के अंदर में अम्ल को ही डालोगे तो जलन ज्यादा बढ़ जाएगा। आप फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी का डंक कहते हैं। मधुमक्खी का डंक के अंदर में कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखना। तो इसी को हम कहते हैं, दोनों सेम ही हो गया। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल आपका क्या होता है? उदासीन रहता है, ये उदासीन है, तो ये कुछ करेगा ही नहीं, इसको डालने के फायदा ही नहीं है। ठीक है, ना ये अम्ल रहता है, ना ही वह क्षारक रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा साफ कर दूं मैं, एक सेकंड रुकेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है। एक अम्ल जब पानी में घुलता है तो डैश आयन, एक अम्ल पानी में घुलता है तो डैश आयन देता है? सी इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोनियम। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, बताना है। डी इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। और बस। टाइट्रिक अम्ल किस में होता है? ये आपका इमली में होता है। और एसिटिक हो गया, एसिटिक मुझे याद नहीं है। और साइट्रिक, ये भी याद नहीं आ रहा। टाइट्रिक तो इमली में ही होता है। इसका मैं इन दोनों का कमेंट्स में बताना, आप सब लोग बताना। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है। याद था, भूल गया हूँ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो 23 है। ठीक है, 23 देखो। एक तत्व एक्स है। ठीक है, गर्म करने पर हाइड्रोजन, ठीक है, गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एक ठीक है, सहसंयोजक हाइड्राइड H2X बनाता है। एक्स मतलब कोई पदार्थ है यहाँ पर। यदि H2X सड़े हुए अंडे की गंध आती है तो यह तत्व एक्स संभवतः निम्न में से सा कौन सा है, हमारे को बताना है। तो 20 का राइट आंसर आएगा सल्फर है। सल्फर क्या करता है? सल्फर को गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, एक तत्व एक्स गर्म करने पर, ठीक है, हम सल्फर को जब हम इसको हाइड्रोजन गर्म करके H2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है हमारा एस्ट। ठीक है, हमारा बनता है H2S बन जाता है। ये बनता है हमारा। तो और ये इसका इसका जो सो अपना गंध होता है सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, बस। ठीक है। और एक चीज और, हाइड्रोजन का जो हाइड्रोनियम हम जो करते हैं H+ होता है। हमारा अम्ल के अंदर H+ आयन होता है, इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा H3O+ आयन निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीलिकम सल्फर ये बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसको हम कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हम कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा आएगा अभिकथन कारण वाला है। देखो, हमारे को अभिकथन दिया गया है कि एल्कहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। बिल्कुल सही है, होता है। और कारण आपका दिया गया एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं। मतलब कि एक एक परमाणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं। आपका दोनों सही है, सही वाक्य भी कर रहा है। ए इसका राइट आंसर आपका है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन बचा है क्या कुछ? ABC। हाँ, आगे कुछ क्वेश्चन हमारे 1 नंबर वाले बाकी हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। टॉर्च सर्चलाइट वाहनों के हेडलाइट में बल्ब लगाया जाता है। कौन सा बल्ब लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है फोकस के निकट में लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है उसका कारण देख लो। देखो, तो फोकस के निकट में लगाया जाता है। तो टॉर्च हो गया, सैटेलाइट वाहनों हेडलाइट में बल्ब को अवतल प्रवर्तक, अवतल मतलब कि अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है इस समय, ये ध्यान रखना। ये ठीक है, अवतल प्रवर्तक के फोकस के बहुत निकट लगाया, फोकस पे लगाया जाता है। आगे देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन के बाद मतलब कि जो लाइट आएगा, ये मान चलो गाड़ी का लाइट है, लाइट आएगा प्रवर्तन के बाद, ठीक है, प्रवर्तन इसके ऊपर आएगा, फिर से वापसी भी जाएगा, के बाद प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समांतर होकर निकले, एक दूसरे को क्या होगा? समांतर होकर निकले। ठीक है, ये तो अलग है, ऐसे नहीं होता है। So हो गया, और एक यूं, ये तो उत्तल बनता है ना, अवतल ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो अगला देखो, समांतर पहले समांतर होकर के निकले और शक्तिशाली समांतर किरणें
पुंज, ठीक है, पुंज प्राप्त हो जिससे रोशनी दूर तक फैले। तो मतलब कि कुल मिला के जो लाइट इसका पड़ेगा तो वापसी परिवर्तन होकर वापसी में जो जाए सभी जगह समांतर होकर जाए। पहली बात तो सारी जो किरणें हैंगे समांतर होकर जाएं और अपना जो हैगा जिससे रोशनी दूर तक फैले, इसलिए होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 31 है। दिए गए चित्र, ठीक है, दिए गए चित्र में एक्स क्या है, दिए गए चित्र के अंदर एक्स क्या है ये बताना, एक्स क्या है ये। परितारिका है, ठीक है, परितारिका है जो क्या करता है पुतले के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है, पुतले के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दृष्टिबाधित बच्चों वाला है, उसको भी करना है, ठीक है। तो देखो, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा डी, स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल के द्वारा अधिकतर जितने प्रकाश किरणें होते हैं इसका अपवर्तन आपका होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा बच्चा पड़ा हुआ है बस, 32। देखो अभी कथन आपका आएगा अपनी फोकल या फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट या दूर दोनों दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के नेत्र की क्षमता को समायोजन क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण आपका दिया गया है नेत्र में स्वच्छ मंडल उसकी फोकस दूरी को समायोजित करने में मदद करता है। स्वच्छ मंडल नहीं, पक्षमावी पेशियां, ठीक है, क्या होता है पक्षमावी पेशियां। हाँ, पक्षमावी पेशियां आपकी होता है पक्ष माँ भी, ठीक है, माँ भी पेशियां जो आपकी होती हैं, पेशियां ये कंट्रोल करती है हमारा, ठीक है, ये फोकस दूरी को क्या करते हैं कंट्रोल करती है। लेंस को क्या करता है, लेंस को ना समायोजित करता है हमारा, लेंस को समायोजित करता है जिसके कारण हमारा जो लेंस को मतलब कि जो हमारा क्रिस्टल लेंस होता है उसको छोटा बड़ा करने का काम पक्ष में भी महाविपेशियां करता है, जिससे कि हम दूर रखे वस्तु या पास रखे वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे स्टूडेंट का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका एमसी क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आपसे स्टूडेंट ने शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को देखा उसके लिए दिल से थैंक यू। और इसी तरह से हमारे वीडियो का सपोर्ट करते रहो, आगे वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए रहो आपसे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये दो काम करना जरूरी है, ये जरूर करना। और हमारा जो बाकी जो हमारे 2 क्वेश्चन पेपर हमारे आएंगे उसके वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाकर देख लो। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करा करके आपको जल्दी जो आपका पार्ट सेट 4 रहेगा उसको मैं जल्दी से आपको दे दूंगा। तो प्लीज हाँ, अगले वाले जो वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये वाला वीडियो आपके लिए आपके दोस्त के पास में भी ना इन सभी सारी सारी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, प्री एग्जाम कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो उनकी भी तैयारी हो जाए। और जिन्होंने बच्चों ने तैयारी किया है उसको तैयारी 80 में से 80 मार्क पूरा पक्का हो सके, पक्के हो जाए, तो चार चार क्वेश्चन पेपर को बस लगा लो, ठीक है, और सारे सारे क्वेश्चन पेपर को कर लो, जिससे कि आपके 100% 80 में से 80 मार्क्स आपका पक्के हो जाए। तो फटाफट से सारी सारी वीडियो को देखो और इसी तरह से देखते रहो। तो आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।